ट्रंप की तरफ से दुनिया भर के ममालिक के खिलाफ टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की मार्केट्स में ब्लडबाथ आज भी जारी रहा। किसी मार्केट में कोविड के बाद की बदतरीन गिरावट देखी गई तो कोई मार्केट 1997 यानी 28 साल बाद सबसे ज्यादा आज गिरी। तेल की कीमतें कई माह की कमतरीन सतह पर आ गई और आज $60 से भी नीचे गिर गई थी। गुज़िश्ता 3 ट्रेडिंग सेशन से तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और पहले $70 से नीचे आई, फिर $60 से भी नीचे ट्रेड हुई। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया की मार्केट्स गिरी मगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड 1,20,000 की सतह क्रॉस की। मगर आज सुबह एशिया की दीगर मार्केट्स की तरह पाकिस्तान में 100 इंडेक्स भी बुरी तरह गिरा। मार्केट में एक वक्त में 5% गिरने की वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी और फिर कूलिंग पीरियड के बाद मार्केट दोबारा खुली। फिर मार्केट 3.3% गिरावट के बाद बंद हुई मगर दीगर एशियन मार्केट्स में बुरी सूरत हाल रही। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। शेयर्स की कीमतें 12.33% तक गिर गई। जापान के निक्के इंडेक्स में भी 7% से ज्यादा की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार रोकना पड़ा। शंघाई स्टॉक मार्केट में 7.34% की गिरावट हुई। यूरोपियन मार्केट्स में मुकम्मल ब्लडबाथ देखा गया और फिर अमेरिकी मार्केट्स भी इंतहाई मंदी के साथ खुली। डाउ जोन्स इंडेक्स खुलते ही 5% से ज्यादा गिर गया। तमाम टेक्नोलॉजी और दीगर स्टॉक्स में जुमेरात और जुमे की मंदी का सिलसिला आज भी जारी रहा। फिर मार्केट वोलेटाइल हो गई। 1600 पॉइंट्स गिरने के बाद अचानक चंद मिनट में 400 पॉइंट्स प्लस हो गई, फिर माइनस हो गई और इंडेक्स मुसलसल और तेजी के साथ ऊपर नीचे होता रहा। यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। सदर ट्रंप के दोस्त एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स मुसलसल गिरकर $450 से $220 से भी नीचे की सतह पर ट्रेड हुए। यानी ट्रंप के जीतने के बाद टेस्ला की स्टॉक प्राइस में जितना भी इजाफा हुआ था वो खत्म हो गया है और अब इस बात के खतरात बढ़ गए हैं कि ट्रंप के इकदाम दुनिया भर की मईशतों में रिसेशन का बाइस बनेंगे जिससे खुद अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक के अवाम भी मुतासिर होंगे। मगर ट्रंप इस बात के दावेदार हैं कि शॉर्ट टर्म के इन झटकों के बाद लॉन्ग टर्म में अमेरिकी मईशत को उनके इकदाम का फायदा ही होगा। मगर माहिरीन मईशत खबरदार कर रहे हैं कि इन इकदाम का बैनुल अक़वामी मईशतों के साथ साथ अमेरिका को नुकसान ही नुकसान होगा। दुनिया भर की मईशतों का अमेरिकी मईशत पर इन्हिसार कम हो जाएगा। डॉलर का एक रिजर्व करेंसी के तौर पर दर्जा मुतासिर हो जाएगा। चीन अपना रसूख बढ़ाएगा और अमेरिका के हलीफ और हरीफ सब मजीद चीन के करीब चले जाएंगे। सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 60 ममालिक ने उनकी हुकूमत से राब्ता किया है ताकि टैरिफ कम करने के लिए नए मुआहदों पर मुज़ाकरात हों। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इंडस्ट्रियल अशिया पर टैरिफ जीरो करने के लिए भी तैयार है। मगर चीन ने सदर ट्रंप से मुज़ाकरात के बजाय मुकाबले का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने गुज़िश्ता बुध को चीन पर मजीद 34% इजाफी टैरिफ लगाकर टोटल 54% कर दिए और चीन ने जुमे को जवाब में अमेरिकी दरामदात पर 34% टैरिफ लगा दिए और साथ में यह पैगाम भी दे दिया कि सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ का मनफी असर जरूर होगा मगर आसमान नहीं गिर जाएगा। जितना ज्यादा दबाव होगा चीन उतना ही मजबूत होगा। इस पर सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। ट्रंप के मुताबिक मैंने तमाम ममालिक को यह वार्निंग दी थी कि मेरी तरफ से लगाए गए टैरिफ्स पर रद्द अमल ना दें। मगर चीन जिसने माजी में अमेरिका के लीडरों की कमजोर पॉलिसियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है उसने जवाब में अमेरिका पर मजीद 34% टैरिफ्स लगा दिए हैं। हालांकि पहले से ही टैरिफ्स लगाए हुए थे। चीन ने दहाइयों से फायदा उठाते हुए अरबों डॉलर्स कमाए हैं मगर अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के पास वो कुछ करने का मौका है जो उसे दहाइयों पहले कर गुजरना चाहिए था। इस सब के नताइज एक अजीम अमेरिका की सूरत में निकलेंगे और अगर चीन ने 34% टैरिफ्स को विड्रॉ नहीं किया तो अमेरिका 8 अप्रैल से चीन के ऊपर 50% टैरिफ लगा देगा जो कि 9 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। और इसी के साथ साथ चीन के साथ जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है मीटिंग्स वो भी तमाम निगोशिएशंस टर्मिनेट कर दी जाएंगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। गुफ्तगू में तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन का इज़हार किया। गुफ्तगू में मुआशी और तिजारती ताउन को मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ात की बुनियाद करार दिया गया। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने और मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब और अमरीका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत उज़ैर यूनुस साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, पहले बताइएगा कि स्टॉक मार्केट ने पिछले हफ्ते तो ऐसा लगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आज अचानक बहुत तेज़ी से मंदी हुई, मार्केट होल्ड करना पड़ा, फिर 3.3% गिर के बंद हुई। क्या फाइनली कोई रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को भी बहुत भरपूर किस्म का नुकसान हो सकता है इस मामले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब भाई। देखिए, हम भी थोड़े से परेशान थे कि लास्ट वीक पाकिस्तान पे असर क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उसका रीज़न ये था कि लोग समझ रहे थे कि ये मसला वीकेंड तक हल हो जाएगा, मगर आज जब सुबह पाकिस्तान खुला ही नहीं था तो हमने देखा कि 10% जो है हांगकांग डाउन था, 7% के करीब जापान डाउन था, और इंडिया जो पाकिस्तान से कोई कुछ ही मिनट पहले खुलता है वो भी 3-3.5% डाउन था। तो ये एक पैनिक क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान इम्यून रह नहीं सकता ये सारे क्राइसिस में। तो फिर जाके रियलाइजेशन हुई। इसके साथ साथ हमने काफी दिनों के बाद ये भी देखा कि फॉरेनर्स ने भी सेलिंग की है $3 से $4 मिलियन की, तो वो भी एक प्रेशर ऐड हो गया। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी मार्केट कोई डबल ट्रिपल हो गई है पिछले 1-2 सालों में, जिसकी वजह से लेवरेज की पोजीशन भी काफी ज्यादा है, ऑल्दो मैनेजेबल जरूर है। तो जो लेवरेज का इन्वेस्टर होता है वो बहुत जल्दी पैनिक करता है, और हमने यही देखा कि फॉरेनर्स के साथ वो इन्वेस्टर जिन्होंने लेवरेज किया था उन्होंने बेचा। मगर अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो जो एशिया में मार्केट्स गिरी हैं उसके निस्बतन पाकिस्तान आज भी रिलेटिवली कम गिरा है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद फॉरेनर्स का इतना ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और शायद ये भी है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद पाकिस्तान या तो मैक्रो इकोनॉमी साइड पे या तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो, या हो सकता है कि जिस तरह 9/11 के बाद और कोविड के बाद फ़ायदा हो गया था पाकिस्तान बेनिफिशरी, उसकी वजह से मार्केट एक शदीद गिरावट के बाद आखिर में कुछ रिकवर भी हो गई। सर साहब, आपकी मैंने रिपोर्ट भी देखी कि ट्रेड की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो $10 अगर ऑयल की कीमतें गिरे हैं तो उसका तकरीबन $2 अरब का पाकिस्तान को ट्रेड में इंपोर्ट्स में फ़ायदा होता है। तो ऑल इन ऑल इस सारी सूरत हाल को आप देख कैसे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का इम्पैक्ट बामुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल हैं। अब पता नहीं ऑयल प्राइसेस कितना गिरती हैं या इस लेवल पर कितना अरसा रहती हैं, मगर आप किस तरह देख रहे हैं मीशत पर असरात को? देखिए, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी हाई है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट मिल जाएगी, जो करंट अकाउंट है उसमें बेहतरी हो जाएगी। मगर ऑन द फ्लिप साइड ये है कि पाकिस्तान को जो बोरोइंग करनी थी, जो इन्फ्लोज आने थे, चाहे वो कमर्शियल बोरोइंग थी या चाइना से थी या दूसरी ममालिक से थी, उसमें थोड़ा बहुत असर हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग हम अपग्रेड का समझ रहे थे कि हो जाएगी जून जुलाई तक, वो शायद थोड़ा डिफर हो। मगर ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो 2-3 साल से पाकिस्तान ऑलरेडी रिसेशन लाइक सिचुएशन में था, जो अमेरिका में भी फेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट थी जो अमेरिका में फेयर की जा रही है, जो पाकिस्तान में परचेजिंग पावर कम हो चुका है जो अमेरिका में फेयर किया रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हाई है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में जो पाकिस्तान की है उसमें पाकिस्तान को इकोनॉमी वाइज फायदा हो जाए। मिस्टर इस्माइल साहब, आप ज़ाहिर फ्री मार्केट्स के बहुत ज़्यादा हामी हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों भी देख रहा था, आपने कहा कि आपको तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि सदर ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। बट अब वो खुद भी कह रहे हैं कि एक तो ईयू ने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स हैं उस पर हम जीरो करने के लिए तैयार हैं। फिर ट्रंप कह रहे हैं कि जी मुझसे जापान ने भी रब्ता किया है, वियतनाम भी मेरे साथ बात करने को राजी है, 60 ममालिक मुझसे रब्ता कर चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और आप असरात क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो बेसिकली पाकिस्तान के पास कोई इतने कार्ड्स नहीं हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग गई है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये नुकसानात कम करें, और उसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमरीकी इंतज़ामिया से रब्ता करें और कहें कि हम मिसाल के तौर पे $1.5 बिलियन की गंदम शायद वैसे ही हमको ख़रीदनी पड़े, क्योंकि गंदम की पैदावार कम हुई है। तो अगर जो गंदम हम ख़रीदते हैं यूक्रेन से या रशिया से, वो गंदम अमेरिका से ख़रीद लें, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, थोड़ा फ्रेट ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह हम कपास ख़रीदते हैं, $400-500 मिलियन की अमेरिका से ख़रीदते हैं, बाकी हम ब्राज़ील से ख़रीदते हैं, सेंट्रल एशिया से ख़रीदते हैं, दीगर ममालिक से ख़रीदते हैं। हम अमेरिका से ख़रीद लें गंदम। हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो कि अमेरिका माल भेजते हैं, यूरोपियन यूनियन माल भेजते हैं, वो हम अमेरिका से गंदम ख़रीद लें। इसी तरह सोयाबीन वगैरह जो है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती है, वो हम इनसे ख़रीद लें, किसी और को इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक अमेरिका के लिए ड्यूटियां कम करेंगे तो फिर ईयू भी बोलेगा कि भाई हम तो तुम्हारे इससे बड़े कस्टमर हैं, हम तो 10-12 बिलियन का माल लेते हैं। चीन भी बोलेगा हमको कि यार $40 बिलियन तो हमने आपको कर्ज दिया हुआ है। तो हम ये ना करें कि ड्यूटियां उनके ऊपर कम करें, लेकिन कम अज़ कम या अगर करें तो फिर सारे ममालिक पे एक साथ कम करें। लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अमेरिका से कुछ चीज़ें ख़रीद लें, क्योंकि उन्होंने जो ड्यूटी का जो उनका बेसिस है वो भी बेसिकली वो है
ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा, मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि कुछ एक सियासी दो तीन सियासी नहीं, कुछ सियासी ज़रूरत हैं सदर ट्रंप की। वो चाह रहे थे कि एक आदमी को हम छोड़ दें जिनको हमारे गिरफ्तार है या हमारे पास अरेस्टेड है, उसको काफ़ी अरसे से हमने रखा हुआ है। अगर उसको हम छोड़ देते हैं, 10-12 साल हो गए हैं, तो ठीक है, उसको अगर हम छोड़ दें तो अमेरिका के सदर को एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाएगा। उनको एक अपने सियासी लोगों को ये कहने के लिए एक वो बात हो जाएगी कि देखो मैं इसको छुड़वा के ले आया, तो वो छोड़ दें, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये मुल्क में नौकरियां बचा लेते हैं, इक़्तिसादी परेशानियां बचा लेते हैं। दूसरा ये कि शायद हमको थोड़ा सा जनाब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म या एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से बात करनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं करने का। दीगर ममालिक से बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि सिर्फ पाकिस्तान की ड्यूटी जो है वो 10% या 0 कर दी जाएगी। फिर तो बांग्लादेश भी पहुँच जाएगा, दीगर ममालिक भी पहुँच जाएंगे कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उनसे सिर्फ बात कर लें, ये नहीं कि हम कोई कोऑर्डिनेट कर लें, लेकिन कम से कम बात कर लें। तो ये 2 चीज़ें कर लें हम, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ, सोहेल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तेल की कीमत दुनिया में कम हो जाती है तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। और स्टॉक मार्केट जो है वो ज़रूर गिर गई है पाकिस्तान में आज डर के, लेकिन हमारी जो बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो इतना हिस्सा नहीं है स्टॉक मार्केट के। हमारे स्टॉक मार्केट का हिस्सा जो बड़ा है वो बैंक्स हैं और पेट्रोलियम कंपनियाँ, तो वो तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहेंगी। सो आई हैव अ फीलिंग कि स्टॉक मार्केट तो हमारी वापस आ जाएगी, लेकिन और पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स में मसला होता है और अगर ख़ास तौर पर, और ये बात का मुझे अब तकरीबन काफ़ी अंदाज़ा है कि ये होगा कि दुनिया में अब रिसेशन तो हम चले जाएंगे, मतलब अनलेस कि ट्रंप साहब वापस हो जाएं और पूरी ये चीज़ें वापस कर लें जो हमने एक अफवाह सुनी थी कि 90 दिन में वो वापस जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर ये वापस नहीं करते पूरे का पूरा अपना, तो ये ट्रेड वॉर चाइना अमेरिका की होगी। मार्केटें बहुत चाइना में आज टूटी हैं, बहुत कीमतें कम हुई हैं पेट्रोलियम की, केमिकल्स की, तो उससे एक दुनिया में रिसेशन आएगा। और अगर दुनिया में रिसेशन आएगा तो फिर हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका में भी अफेक्ट होगा और दीगर ममालिक में भी अफेक्ट होगा। अब उसे ज़रा ट्रंप वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ममालिक को ही मेरे साथ टेबल पर आकर बैठना पड़ेगा। वो बता भी रहे हैं कि किस किस मुल्क ने उनसे रब्ता कर लिया है। वो ट्विटर पर भी यही कह रहे हैं कि वीक मत बनो, स्टूपिड मत बनो। अगर कोई सवाल कर रहा है स्टॉक मार्केट गिरने का रिपोर्टर, तो उससे भी कह रहे हैं कि ये बड़ी स्टूपिड बात है। वो ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है अगर आपको कोई मसला हो। इससे क्या माहौल है अमेरिका में इस हवाले से? इस वक्त देखें, अमेरिका के अंदर 4 जो ग्रुप्स हैं उनका स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट जो है वो चल रहा है इस जंग के अंदर। एक सदर ट्रंप हैं जिनका आपने जिक्र कर दिया, एक चेयरमैन पावल हैं जो कि अमेरिकी फेड यानी कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक चलाते हैं, जिनके ऊपर ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रेट्स कट करें। और इस वक्त तक फेड का पोजीशन ये है कि हम रेट्स उस वक्त तक कट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास क्लियर डेटा ना आए। तो ये एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। तीसरा चीन है, जिसके ऊपर आपने भी बता दिया कि अभी उन्होंने एक और धमकी दी है कि अगर चीन ने टैरिफ वापस नहीं लिए तो वो 50% और टैरिफ लगाएंगे कल चीन के ऊपर। तो चीन और अमेरिका का ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। और आखिरी जो कॉन्टेस्ट है वो सदर ट्रंप के इर्द गिर्द और रिपब्लिकन पार्टी के इर्द गिर्द जो बिलियनर्स हैं या जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उन्होंने वार्निंग्स देना शुरू कर दी हैं, जिनमें जेमी डायमंड मौजूद हैं, बिल एक्मन हैं और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जंग से बहुत नुकसान होगा। तो इस वक्त स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट का माहौल है अमेरिका के अंदर, और लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मूड में है कि वो पीछे हटें। अगेन कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी बढ़ती रहती है तो शायद वो पीछे हटें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आसान नहीं होगा उनके लिए पीछे हटना इतना आसानी से, बिलखुसूस इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर नज़र आएंगे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते, चाहे मुल्क का कितना भी नुकसान हो। तो इस वक्त ये माहौल है अमेरिका के अंदर। मतलब तो क्या ट्रंप की अपनी जो तवक्कात थी उसके बरक्स हो गया कि चाइना ने स्टैंड ले लिया? कुछ ममालिक तो ज़ाहिर कह रहे हैं हम बात करेंगे, उन्हें लगा कि वो जो पहले दफ़ा उन्होंने धमकी दी थी उसके बाद जो है तमाम ममालिक मान जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। फिर ज़ाहिर लास्ट वेडनेसडे को उन्होंने फाइनली टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। कि क्या उनकी अपनी तवक्कात के बरक्स हो रहा है? एक तरह से हम कह सकते हैं तवक्कुआत के बरक्स हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा अपना मानना ये है कि ये इन्हें मालूम था कि इतना इम्पैक्ट आएगा और शोर मचेगा और मंदी होगी। इसके ऊपर सदर ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं, बिलखुसूस स्टीवन मिरान जो कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल चला रहे हैं, और बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं,
इन्होंने इस बारे में काफ़ी महीनों पहले से लिख दिया था कि उनकी स्ट्रैटेजी होगी क्या। एक जो मसला उसके अंदर आया है स्ट्रैटेजी के अंदर, और स्ट्रैटेजी बेसिकली है ये कि इनका मानना है कि अमेरिका ने जो निज़ाम बनाया था फ्री ट्रेड का और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल का, जो कि अमेरिका को कुछ लोग कहते हैं सूट करता है, इनका मानना ये है कि इसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है और इस सिस्टम को हमें अब फंडामेंटली तब्दील करना होगा। तो इसके लिए वो तब्दील कर रहे हैं। जो एडवाइजर्स थे मिरान जैसे, उन्होंने लिखा था अपनी एडवाइस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आप अपने दोस्तों को करीब रखें और चीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, सिग्नल गेट में भी हमने देखा, वो यूरोप को, जापान को, साउथ कोरिया को, वियतनाम को ज़्यादा जो है जिम्मेदार समझते हैं टू रिप ऑफ अमेरिका, जो उनके अल्फाज होते हैं। तो पहले उन्होंने अपने दोस्तों को टारगेट किया, कनाडा से शुरुआत की, फिर जापान और वियतनाम को टारगेट करना शुरू किया और अब चीन को कर रहे हैं। इसकी वजह से मसला ये हुआ है कि जो आपके साथ आपने अपने दोस्त साथ लेके चलने थे, वो भी आपसे खफा हो गए हैं और घबरा गए हैं कि क्या अमेरिका जो है वो अपनी डील पे, अपने अल्फाज पे, सदर ट्रंप अपनी डील पे कायम रहते हैं कि नहीं, और इस वजह से जो है हम ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट के अंदर। और सुहेल साहब, ज़रा पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ज़र मुबादला हम कमाते नहीं हैं, मगर रेमिटेंसेज मुतासिर होती हैं अगर बाहर रिसेशन आए, और हमारी रेमिटेंसेज पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, एक्सपोर्ट्स भी अगर मुतासिर होती हैं, तो पाकिस्तान को किस तरीके से आप समझते हैं कि सारी की सारी सिचुएशन में देख रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट तो मुतासिर होंगी, बिलखुसूस टेक्सटाइल की, जिस तरह मिफ्ताह ने भी बताया, मगर रेमिटेंस का कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिसेशन से। और ख़ास तौर से हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में ज़्यादा इनफ्लो जो है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, और मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है, मगर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ परेशानी नहीं लग रही है। तो मेरा ख्याल में $1-2 बिलियन या $2-3 बिलियन रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो इतना ही ऑयल इंपोर्ट बिल और जो दूसरे इंपोर्ट्स आप करते हैं, फूड एंड अदर, वो भी कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान को या तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या शायद थोड़ा सा फ़ायदा ही हो जाए। दूसरी जानिब जो हमें कुछ करेंसी में प्रेशर नज़र आ रहा था, रुपया थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था, अब ये जो हालात हैं जिसमें अमेरिकन डॉलर भी गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर शायद कम हो जाए। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग होगी, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो महंगाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले, वो उससे कम हो, जिसका फ़ायदा आवाम को होगा कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, मगर चूंकि पाकिस्तान एक लोकल इकोनॉमी है और 24-25 करोड़ की आबादी पे ज़्यादा मुनहसर कर रही है रादर देन इंटरनेशनल डिमांड पे, तो शायद पाकिस्तान रिलेटिवली इम्यून रह सकता है इस क्राइसिस में। और मिफ्ता साहब, ज़रा बहुत ज़्यादा तज्ज़िये हो रहे हैं कि ट्रंप जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ट्रेड के ज़रिए पूरी दुनिया ने तरक्की की है, उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि जो अमेरिका सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें ज़रा डॉलर की बड़ी एक सेंट्रल हैसियत है, अमेरिका की अपनी मार्केट्स, अपनी कंजम्पशन की ड्राइव करती है वो इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमीज़ को, उसके एंड की तरफ जाएं, बाकी मुमालिक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे? देखिए, ममालिक राब्ता निकाल लेंगे। अमेरिका की जो मईशत है वो गो के दुनिया की सबसे बड़ी है, मगर वो रिलेटिवली कम हो रही है कंपेयर टू कि चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और परचेसिंग पावर पैरिटी पे तो चाइना की मईशत अमेरिका से बड़ी है। और देखिए, अमेरिका को जब से दूसरी जंग अज़ीम के बाद से डॉलर जब से इनकी इंटरनेशनल करेंसी बन गया है, डिफैक्टो इंटरनेशनल करेंसी बन गया है, बेसिकली सिर्फ रुपया इनका डॉलर देकर आप दुनिया से चीज़ें ख़रीद सकते थे। आप दुनिया से फ्री में चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रिंट कर सकते हैं डॉलर। ये कोई और मुल्क करने जाता है, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, वो नहीं कर सकता है। हम लंबा ट्रेड डेफिसिट रन नहीं कर सकते हैं, और जब भी हमने किया है, आपने देखा है कि 2008 में, 2018 में, 2021 में हम इसको भुगतते हैं। अमेरिका को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $1 ट्रिलियन का डेफिसिट रन करते हैं, दुनिया को आप IOUs देते हैं, कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, और आपको पैसा मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। अब और उसके बाद वही पैसा अमेरिका की ट्रेजरी के अंदर वही लोग डाल देते हैं। सो ये मतलब मैं समझता हूँ कि अमेरिका के हक में ये चीज़ चल रही थी। ये बात दुरुस्त है कि अब जैसे आहिस्ते आहिस्ते चाइना की वो बढ़ रही थी, तो चाइना की रिजर्व करेंसी 10, 15, 20 साल में अमेरिका की डॉलर को शायद रिप्लेस कर देती। आप उस प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं, इस पर अमेरिका का नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि देखें, जो वियतनाम में या पाकिस्तान में शर्ट सिलते हैं या पैंटें सिलती हैं अमेरिका की, वो वर्कर $1, $1.5 पर आवर कमा रहा होता है। अमेरिका जो चीज़ें बेच रहा होता है, उसमें वो लॉयर्स $300-300 पर आवर कमाने के बाद सर्विसेज बेच रहे होते हैं। आप ये कुछ भी कर लें, जितनी ड्यूटी लगा लें, 300% ड्यूटी
लगा लें पाकिस्तान के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, वो शर्ट अमेरिका में अब नहीं सिल सकता, वो मतलब उसका अमेरिका के अंदर वारे में नहीं आएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान में क्योंकि 30% ड्यूटी और ग्वाटेमाला में 10% है, तो पाकिस्तान से ग्वाटेमाला चले जाएगा, वियतनाम से इजिप्ट चले जाएगा। अमेरिका में ये जॉब्स वापस नहीं जा सकती हैं अब। अमेरिका को वैसे चाहिए भी नहीं, अमेरिका को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हाई एंड जॉब्स के ऊपर। लॉयर्स हों, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर लिख रहे हों, आप दुनिया के सोशल मीडिया की कंपनीज बना रहे हो, मूवीज़ बना रहे हो, ये जॉब्स करनी चाहिए। ये पेंटे सीने का काम तो अमेरिका को नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक मिसगाइडेड थिंकिंग है कि आप लो एंड के जॉब्स या स्टील के वर्कर्स के जॉब या ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के जॉब अमेरिका में ले लेंगे, वो अब नहीं हो सकता है। और जिस तरह की इंटीग्रेटेड दुनिया की सप्लाई चेन है, मतलब मुझे नहीं लगता, अब ये बहुत नुकसान होगा दुनिया का अगर ये ट्रंप साहब के टैरिफ वापस नहीं गए या अगर कोई डील्स ना हो। मेरी दुआ है कि हर मुल्क डील कर ले, ख़ास तौर पर बिलखसूस पाकिस्तान कर ले। ये बात सोहेल साहब की ठीक है कि थोड़ा सा बेहतरी है इंशाल्लाह पाकिस्तान को आएगी अगर इस तरह भी रहे तो। लेकिन अगर दूसरे ममालिक में यकीन दिला रहा हूँ आपको कि डील करें तो हमको इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को जाके डील कर लेनी चाहिए और कम से कम लोवेस्ट ग्रुप में आ जाएं। अगर वो सिफर है तो सिफर है, 10% है तो 10% है, लोवेस्ट ग्रुप में आ जाएं ताकि हमारा मजीद नुकसान ना हो। और अगर तेल सस्ता रहा दुनिया में, कमोडिटी प्राइसेस क्रैश करेंगी, गंदम हुआ, शुगर केन हुआ, ये जब क्रैश करेंगी तो इसका भी हमको नेट फ़ायदा हो सकता है। उज़ैर, आप कैसे देख रहे हैं वहाँ से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या रूम है पाकिस्तान के पास? मैं मिफ्ता साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान को नेगोशिएट करना चाहिए। इस वक्त आपके पड़ोस का मुल्क भारत भी नेगोशिएट कर रहा है एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील, पाकिस्तान को भी फॉलो सूट करना चाहिए। और बिल्कुल यही जो बात है कि बाकी ममालिक डील पहले कर लेंगे तो पाकिस्तान को ज़रूरी है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख के जो चीज़ें अमेरिका से ख़रीद सकता है वो ख़रीद ले। दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा मिफ्ता साहब की पॉइंट के अंदर, वो ये कि ये सिर्फ माशी तौर पे नहीं देख रही ट्रंप इंतजामिया इस इशू को। तो जो मिफ्ता साहब ने पहले बात की कि अगर नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर आपने किसी शख्स को रिहा करना है या कोई और इश्यूज के ऊपर बातचीत बढ़ानी है आगे, तो आप उसे भी बढ़ा के ट्रेड के ऊपर जो है पॉइंट्स ले सकते हैं और अपना टैरिफ कम करवा सकते हैं। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपके जो बाकी ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उनसे भी राब्ते में रहें, कोऑर्डिनेट करें और समझें कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लाइन लगी है 60 ममालिक की तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो समझें कि बाकी ममालिक किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और फिर उस को नज़र में रखते हुए आगे जाके अपनी बातचीत अमेरिका से करें। बहुत शुक्रिया नज़ीर तज़िया, आपने सुना। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से कह रहे थे कि शकील आफरीदी का ज़ाहिर है वो जिक्र कर रहे थे जो कि एक लॉन्ग टर्म डिमांड रही है अमेरिका की